Good morning and welcome to Understand UPSC's Daily Current Affairs Initiative. Currently, with me, Rahul, and the first section of our discussion is the quote section कह सकते हैं इसको. आज का quote है Not all who wander are lost. मैं रिपीट कर रहा हूँ. Not all who wander are lost. ये एससे 2023 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. ठीक है. means essay paper previous year 2023 question is not all who wander are lost. ठीक है. जैसा कि आई टोल्ड यस्टरडे, आपको करना क्या है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एज वेल एज एक एग्जाम्पल जो इसको जस्टिफाई करेगा वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और हर दिन ये करना है. धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और थोड़ा वक्त लगाने से कितना फ़ायदा होगा ये आपको खुद पता चलेगा. ऑल्सो कल वाला जो मैंने कोट दिया था कोट सेक्शन में कि हार्ड वर्क टर्न्स ऑर्डिनरी मोमेंट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विक्ट्रीज. सो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कल वाले का. हार्ड वर्क टर्न्स ऑर्डिनरी मोमेंट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विक्ट्रीज. तो बहुत सारे बच्चों ने इसके एग्जाम्पल दिए एंड कीवर्ड्स भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया. तो मेरे लिए मोस्टली 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं. एक तो है ऑर्डिनरी, हार्ड वर्क तो है ही. दूसरा है ऑर्डिनरी मोमेंट एंड द थर्ड वन इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विक्ट्रीज. और मैंने जब कल मैं जब इसके बारे में बता रहा था तो ये भी कहा था मैंने कि हम लोग सबसे ज़्यादा इसको रिलेट करेंगे. अब क्यों रिलेट करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट कैसे रिलेट करता है और वो इस जो कोट है, ये फिलोसफिकल जो प्रोवर्ब है, इसमें बिलीव करता है. तो ऑर्डिनरी मोमेंट क्या होता है हम सब के लाइफ में, जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि हर दिन अर्ली मॉर्निंग उठना, फिर सेम रूटीन फॉलो करना. ठीक है. ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट पढ़ते रहना लगातार. ठीक है. करंट अफेयर्स तो होता है बट स्टैटिक जो है कवर करते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही सब्जेक्ट होते हैं और स्टैटिक जो है वो लिमिटेड है. सो ऑर्डिनरी चीज़ें कर रहे हैं बट हार्ड वर्क डेली कर रहे हैं. हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, कि मेहनत कर रहे हैं, लगातार ध्यान से पढ़ रहे हैं. अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विक्ट्रीज के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं. बहुत सारे लोग क्लियर करते हैं ना. कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास ऑर्डिनरी अगर मोमेंट की बात करें तो उनके पास बुक्स भी अवेलेबल नहीं होते, तब भी वो हार्ड वर्क के थ्रू इन ऑर्डिनरी मोमेंट्स को गो थ्रू करते हुए इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बच्चों ने दिए और रियल लाइफ वो आप भी दे सकते हो. एंड सेम गोज विथ टुडे. कीवर्ड्स जो हैं आपको अगर दिखते हैं 2 या 2 से अधिक, उसको आइडेंटिफाई करना है और एक रियल लाइफ एग्जांपल लिखना है. ठीक है. एक चीज़ है, स्टार्टिंग से पहले मैं ये कहूँगा, आज द डायमेंशन फैक्ट्री मैंने इंक्लूड कर रखा है. थोड़ी सी मेरी जो स्पीड है वो कम होगी. रीज़न सिंपल है कि कफ एंड कोल्ड की वजह से थ्रोट में थोड़ा इशू है. तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग स्पीड जो है 1.25 या 1.5x कर लेना. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है, इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ आर्टिकल्स आज के आए हैं उसको हम देखते हैं. पहला आर्टिकल है पॉलिटी से. लोकसभा स्पीकर गेट्स इन मोशन प्रोसेस टू रिमूव एचसी जज. ठीक है. तो इस पूरे आर्टिकल में हम प्रोसीजर समझेंगे, कौन सा पार्लियामेंट्री एक्ट है जिसमें ये प्रोसीजर है. इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे, रिमूवल जो होता है हाई कोर्ट के जजेस का या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का. ठीक है. तो इसमें हमारा पॉलिटी कैसे रिवाइज होगा एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे. ठीक है. द हिंदू पेज नंबर 1. फिर है रिटेल इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स में. हर साल एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आपको आएगा ही इन्फ्लेशन से. सो हिट 8-year लो 1.55% एज फूड प्राइसेस ड्रॉप. ठीक है. हिंदू पेज नंबर 1. इसमें जो कीवर्ड्स आएंगे, रिटेल इन्फ्लेशन, सीपीआई, फिर बेस ईयर क्या होता है, ये बहुत सारे कीवर्ड्स हम अपने प्रीलिम्स के लिए जो हमारे स्टैटिक पोर्शन में होता है उसको रिवाइज कर लेंगे. सो न्यूज़पेपर आर्टिकल आपके अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए और आपके स्टैटिक रिवीजन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है ये भी आपको दिखेगा. ठीक है. नेक्स्ट आर्टिकल इज हाउ डज सैटेलाइट इंटरनेट. तो कोर में यही है, सैटेलाइट इंटरनेट. हम इसको साइंस एंड टेक्स से देख सकते हैं. सो ये कैसे वर्क करता है इसको हम देखेंगे, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड जो ट्रेडिशनल वे है
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड जो करा जाता है उसको भी देखेंगे, उसका और सैटेलाइट जो इंटरनेट है उसमें क्या डिफरेंस है इसको समझेंगे। ठीक है, पेज नंबर 10 द हिंदू। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से है, सीबीएसई प्लान्स ओपन बुक एग्जाम्स, दिस इज हाउ द फॉर्मेट हैज़ फेयर्ड। सो ओपन बुक एग्जाम सीबीएसई इंट्रोड्यूस करवाने वाली है 2026-2027 से। तो इस पूरे एग्ज़ाम जो किस तरह से कंडक्ट होता है, क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है, NEP 2020, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद और इसी में आपका मेंस का क्वेश्चन होगा आज का, प्रैक्टिस वाला। एंड लास्ट आर्टिकल इज द गवर्नमेंट फेल्स टू ट्रांसफर 3.69 लाख करोड़ सेस। अब ये सेस कीवर्ड है, इसको रिवाइज करेंगे। सरचार्ज क्या होता है, टैक्स क्या होता है, ये 3 कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स इससे रिलेटेड एंड डिजाइंड डेजिग्नेटेड फंड्स, तो इसको भी देखेंगे। ठीक है, हिंदू पेज नंबर 12, ये भी इकोनॉमिक्स से ही है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है लोकसभा स्पीकर सेट्स इन मोशन प्रोसेस टू रिमूव HC जज। ठीक है, मैं कंटेक्स्ट दे देता हूँ। सबसे पहले इसका यूसेज क्या है, रिमूवल ऑफ जजेस का जो प्रोसीजर होता है वो समझेंगे, या इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं जो पार्लियामेंट का जुडिशियल पावर है ना ये। ठीक है, ऐसे भी इसको देख सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स 124, 217, 18, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, सो कंटेक्स्ट आपको पता ही है, मैंने मल्टीपल टाइम्स इसको डिस्कस, मतलब आई थिंक 1 या 2 बार मैंने डिस्कस किया है, फिर से मैं कर देता हूँ। एंड मीन्स जो है उसमें अगर GS2 में देखो तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी या जुडिशियल इंडिपेंडेंस, इनसे रिलेटेड ये आर्टिकल है। ठीक है, सो जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके घर में बंडल्स ऑफ कैश मिले थे। वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, फिर उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, तो उनको रिमूव करने का पूरा प्रोसेस चल रहा है। हम समझेंगे कि किस आर्टिकल के अंदर एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंटेक्स्ट है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात की जाए तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड्स, रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट। देखो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है कि प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी। 2 ग्राउंड्स पे आप रिमूव कर सकते हो, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज की बात हो रही है। आगे आपको पता चलेगा कि कितना सिमिलर होता है, मतलब सेम ही होता है ऑलमोस्ट। आर्टिकल 125 क्लॉज 5, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द प्रोसीजर बाय लॉ, मतलब पार्लियामेंट इससे रिलेटेड जो रिमूव, एक तो ग्राउंड बता रहा है आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में, दूसरा है कि प्रोसेस क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, उससे रिलेटेड पार्लियामेंट का काम है। तो पार्लियामेंट लॉ लाएगी, एंड लॉ ही है जो जिसका नाम है जजेज इंक्वायरी एक्ट। ठीक है, किस आर्टिकल के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है इस पे बनाने का लॉ, आर्टिकल 124 क्लॉज 5। सो लेट अस गो अहेड। अगर आर्टिकल 271 भी, अब हाई कोर्ट जजेस को हम देख रहे हैं, 271 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज बी, इसमें भी रिमूवल जो होता है ना उसका ग्राउंड जो जैसा लिखा हुआ है ना आर्टिकल 124 क्लॉज 4, वही ग्राउंड होता है। एंड आर्टिकल 218 ये बोलता है अप्लाइज ऑन द सेम प्रोसीजर एज फॉर द सुप्रीम कोर्ट, मतलब प्रोसीजर जैसे ही है। क्या था 124 क्लॉज 4 एंड 125 क्लॉज 5, देखो दोनों में सिंपल हमें समझना है कि जो प्रोसीजर वहाँ अप्लाई होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल के लिए, जैसे पार्लियामेंट के पास पावर है कि जजेस जो इंक्वायरी एक्ट बनाई है, तो उसी वैसे ही हम यहाँ कर सकते हैं। बट पार्लियामेंट ने दोनों को इंक्लूड करते हुए लॉ बनाया है, ऑब्वियसली दोनों को करेगा इंक्लूड, तो दोनों का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है। अब पूरा प्रोसीजर हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप वाइज, दोनों का सेम ही है, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। आर्टिकल्स आप देख लेना, रिवीजन हो रहा है, बस हर चीज़ नोट नहीं कर सकते हो, बस ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, रिवाइज एक तरह से हो रहा है, छोड़ दो। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ मोशन सिंपल है, मोशन मस्ट बी साइंड बाय, देखो लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी मोशन जो रिमूवल का मोशन है ना जजेस का, वो लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, बट एटलीस्ट 100 MP चाहिए लोकसभा में। ठीक है, उस मोशन के लिए, एंड राज्यसभा में एटलीस्ट 50 चाहिए। ठीक है, एंड अब ये दिया जाता है टू द स्पीकर लोकसभा में एंड राज्यसभा में चेयरमैन को। अब एडमिशन जो है उस मोशन का अब उनके डिस्क्रिप्शन पे निर्भर करता है, स्पीकर या चेयरमैन के। ठीक है, अब एडमिट कर लिया, तो एडमिट करने के बाद
वंस एडमिटेड अ 3 मेंबर कमिटी, जो कि इसी में जजेस इंक्वायरी एक्ट में ही दिया हुआ है, सेटअप अंडर सेक्शन 3, ठीक है। अब जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ठीक है, सेक्शन 3 क्लॉज 2, इतना याद नहीं रहेगा, सेक्शन 3 ही मैंने इसीलिए लिखा है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं डाला। अब मेंबर्स इंक्लूडेड कौन कौन है, तो ये जो इंक्वायरी कमिटी बनेगी 3 मेंबर की, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न नॉट फ्रॉम द कंसर्न हाई कोर्ट, मतलब एक कन्वेंशन है, एंड एन एमिनिस्ट जूरिस्ट होने चाहिए। तो 3 मेंबर कमिटी अभी लोकसभा स्पीकर ने जब मोशन एक्सेप्ट किया तो उसको, इस प्रोसीजर को आगे इस बढ़ा दिया, मतलब बनाने का प्रोसीजर भी कर दिया। अब कमिटी इन्वेस्टिगेट करती है रिपोर्ट को, एंड रिपोर्ट सॉरी द कमिटी इन्वेस्टिगेट्स द चार्जेज, इफ द जजेस इज फाउंड नॉट गिल्टी द प्रोसेस एंड्स। अगर दो चीज़ें हैं, एक तो गिल्टी वो मतलब इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रूव हो जाता है तो वो एक अलग प्रोसेस उसके बाद फॉलो होगा, अगर नहीं होता है तो वही ख़त्म हो जाता है। अगर हो गया गिल्टी प्रूव तो उसके बाद रिमूवल का आता है, रिमूवेबल एंड डिस्कशन जो है जिसपे वोटिंग होगी दोनों हाउसेस में, ये आता है, ठीक है। अब दोनों हाउसेस में होगा तो ईच हाउस मस्ट पास द मोशन सेपरेटली, दोनों हाउसेस में पास होना चाहिए रिमूवल का, थोड़ा स्ट्रिक्ट है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी का इंडिपेंडेंस इसीलिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जुडिशरी का इंपॉर्टेंस आपको अभी दिख रहा है कि कितना स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का। अब दो चीज़ें हैं, तरीका नहीं, अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, एक तो मेजोरिटी चाहिए, जस्ट सपोज एक हाउस की कैपेसिटी है 543, तो मेजोरिटी 50% +1 ये चाहिए, एंड जितने लोग प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं उनका 2/3 चाहिए, ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होगा तब उस हाउस से मतलब मोशन जो है वो रिमूवल वाला उस पार्टिकुलर हाउस से पास माना जाएगा, एंड देन दोनों हाउसेस में ये होना चाहिए, एंड उसके बाद प्रेसिडेंट जो है, वंस बोथ हाउसेज पास द मोशन द प्रेसिडेंट इशूज द ऑर्डर फॉर रिमूव। तो इस तरीके से रिमूव होते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज। हमने आर्टिकल्स देखा, हमने प्रोसीजर देखा अंडर द जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968, ठीक है। एंड मतलब आपको कुल मिला के एक अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग जो भी कह लो वो मिल गई होगी, ओके। एंड मेंस में इसको आप देख सकते हो, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एक कितना स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है ये, एंड प्रोसीजर पे भी अगर क्वेश्चन आए तो वो भी प्रिपेयर है आपका। अब ये प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन है कि मोशन टू इम्पीच ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इस पे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिटेल इन्फ्लेशन हिट्स 8-year लो ऑफ 1.55% एज फूड प्राइसेस ड्रॉप। तो सिंपल है, अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उन्होंने डेटा रिलीज़ किया है, कंटेक्स्ट में दे रहा हूँ इस आर्टिकल का, डेटा रिलीज़ किया है, उसमें पता चला है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है ना वो गिर के 1.55% इन जुलाई 2025 में आ गया, एंड लोएस्ट सिंस 2017। अब इसका यूसेज आपको पता है प्रीलिम्स में ही होगा, इन्फ्लेशन, ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, बेस इफेक्ट, ठीक है, सीपीआई, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट, कीवर्ड्स को डिस्कस करते हैं। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस वगैरह में जो आर्टिकल्स आते हैं उससे आपका जो स्टैटिक है वो साथ साथ रिवाइज होता है, आपको स्पेशली जाके नहीं पढ़ना होता है। और हाँ, आप आर्टिकल पढ़ोगे तो शायद वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट्स नहीं हो डिस्क्राइब्ड अच्छे से, तो यही मेरा काम है, मिनिमम कम टाइम में, जो मिनिमम टाइम है वो लेकर मैं एक्सप्लेन करूँ, रेलिवेंट चीज़ें डिस्कस करूँ, या ना कि मतलब कि बड़ा सा स्टोरी बताऊँ जो कि आपको याद भी नहीं रहेगा, और अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन 1.5 घंटे 2 घंटे का, इट्स ओके, आई मीन इट शुड बी यू नो, टाइम आपका बचना चाहिए और बेस्ट पॉसिबल वे में आप इसको यूज़ करो, इसीलिए ये इनिशिएटिव आया है करेंटली। तो रिटेल इन्फ्लेशन होता क्या है, द रेट एट विच द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड राइज ओवर अ गिवन पीरियड में, जो हाउस होल्ड में जो आप यूज़ करते हो ना गुड्स, वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों, तो उसको हम बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। अब इंडिया में कैसे मेजर किया जाता है, इन इंडिया मेजर्ड यूजिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको यूज़ करते हैं सीपीआई, और कौन सी बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ध्यान रहे। अब
ये 2 बार हो गया, ठीक है, इसको मैं करेक्ट करा दूंगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जहाँ तक बात की जाए तो डेफिनेशन सिंपल है। मेजर्स मैंने रिटेल इन्फ्लेशन मेजर करने का तरीका है प्राइस लेवल्स ऑफ फिक्स्ड गुड्स ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय हाउस होल्ड, जो खरीदते हैं ना उसी को, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, उसी को हम सीपीआई उसी को मेज़र करती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं? फूड, हाउसिंग, फ्यूल, क्लोथिंग एंड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। अब मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, बताना है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, क्या इसमें सर्विसेज इंक्लूडेड होता है, ये क्वेश्चन है। और कौन सी बॉडी उसको मेजर करती है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या सर्विसेज इंक्लूडेड होता है एंड कौन सी बॉडी उसको मेजर करती है, आपको बताना है, ठीक है। देन वी हैव कोर इन्फ्लेशन। डेफिनेशन है इन्फ्लेशन मेजर्स दैट एक्सक्लूड्स, जिसमें देखो दो इन्फ्लेशन है मेनली, एक है हेडलाइन एंड दूसरा कोर। कोर में क्या करते हैं हम, जो वोलेटाइल गुड्स कह लो उसको हम रिमूव कर देते हैं, जिसकी प्राइसेस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो फूड वाला है, या मतलब वेजिटेबल्स वगैरह सॉरी, या ऑयल के जो प्राइसेस हैं बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं, तो वो कोर में एक्सक्लूडेड रहता है। इन्फ्लेशन मेजर्स दैट एक्सक्लूड्स वोलेटाइल कंपोनेंट्स लाइक फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, बट हेडलाइन में हम सबको इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन भी कम हुआ है जून के तुलना में, एंड दैट इज 4.1% हो गया है। अब हाई बेस इफेक्ट क्या है? एक रीज़न बताया गया कि हाई बेस इफेक्ट की वजह से भी हमें लो दिख रहा है। तो देखो इस पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है 2011 में, बेस इफेक्ट, ठीक है, मैंने डाल दिया है। रेलिवेंट चीज़ें पढ़नी है, PYQ में आया है तो बात करेंगे, वरना कोई ज़रूरत नहीं है हर चीज़ पढ़ने की, ठीक है। सो ए स्टै मेरे गले में ना, हाँ, statistical phenomenon where the inflation rate appears lower because prices were already high in the same period. So simple है, लास्ट ईयर सेम पीरियड में जो प्राइसेस था और इस साल सेम पीरियड में, मतलब सेम मंथ में कह लो, जो प्राइसेस हैं, तो लास्ट ईयर हाई था, तो इस साल जो है बेस इफेक्ट यही है कि इस कंपैरिजन में इस साल जो है ना, हम क्या करते हैं, लास्ट ईयर के उसी पीरियड के इन्फ्लेशन रेट को हम देखते हैं, तो उस तुलना में ये लो दिखता है क्योंकि ये ऑलरेडी हाई था। तो यही है हाई बेस इफेक्ट। मतलब बेस इफेक्ट में सेम पीरियड में जो अर्लियर ईयर है उसके हम देखते हैं कितना रेट था, उससे हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। और यही क्वेश्चन है और इसको आपको अटेम्प्ट करना है। मैं आंसर बता सकता हूँ बट कोई पॉइंट नहीं है। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन द सैटेलाइट इंटरनेट, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ थोड़ा अच्छे से। तो सबसे पहले इसका यूसेज बता देता हूँ। प्रीलिम्स में तो पता ही है कैसे वर्क करता है ये सारी चीज़ें, एंड मेंस में हम इसका यूसेज बहुत ज़्यादा होने वाला है आगे। ट्रेडिशनल जो इंटरनेट सर्विस जिस तरह से प्रोवाइड कराई जाती है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, तो उन कमियों को ये एड्रेस करेगा। तो एक तरह से आगे इसका बहुत ज़्यादा यूसेज है जो इस आर्टिकल को डिस्कस करते समय आपको पता चलेगा, ठीक है। सो लेट अस सी द राइज ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइक इलन मस्क। मतलब कंटेक्स्ट सिंपल है कि जो मतलब सैटेलाइट इंटरनेट है ना, इसका मतलब धीरे धीरे आपको दिखेगा लास्ट 1 या 2 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल स्टारलिंक जो है इलन मस्क का, इन्होंने जो शिफ्ट हो गया ट्रेडिशनल जो ग्राउंड बेस्ड इंटरनेट डिलीवरी सिस्टम। मतलब अभी जो है ग्राउंड बेस्ड है, टावर होते हैं, टावर के साथ साथ केबल होता है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है अभी ट्रेडिशनल में, बट सैटेलाइट में ऐसा होगा नहीं। टू सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम कैपेबल of reaching remote, disaster hit, and conflict prone regions. This advancement has important civilians and military application, देख लो, and is being recognized as a tool for national resilience and economic growth, ठीक है। So let us see क्या है इस पूरे आर्टिकल का समरी। तो मैंने समरी से पहले दोनों में डिफरेंस डाला है कि ट्रेडिशनल इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है एंड सैटेलाइट में क्या डिफरेंस है। तो इसमें केबल यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, कॉपर एंड टार्स to transmit data effective in urban areas but limited in remote और disaster hit zones। अभी जैसे डिजास्टर आया उत्तराखंड में,
तो वहाँ पे जैसे टावर वगैरह है या ऑप्टिकल फाइबर है, ये सारे डैमेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी लिमिटेड एप्लीकेशन है। और टेरेन भी इम्पॉर्टेंट होता है ना, लो टावर को वहाँ पे मतलब इस्टेब्लिश करना, ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है हाई एल्टीट्यूड्स पे। तो बट सैटेलाइट इंटरनेट में क्या है कि यूजेज सैटेलाइट्स इन स्पेस टू बीम इंटरनेट सिग्नल्स, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली टू द ग्राउंड रिसीवर्स कैन प्रोवाइड, मतलब कोई टावर नहीं है इधर, सैटेलाइट से ही आप जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो डायरेक्ट सिग्नल जाएगा और आएगा। ठीक है, मतलब सैटेलाइट को जाएगा और वहीं से रिसीव करोगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा आप कुछ गूगल करते हो जस्ट फॉर एग्जांपल, तो जो सिग्नल है वो जाएगा, प्रोसेस होके आ जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में ही। कैन प्रोवाइड कनेक्टिविटी इन एनी लोकेशन विदाउट रिलाइंग ऑन द कॉन्टिन्यूस ग्राउंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब सैटेलाइट ऑर्बिट्स के बारे में इस आर्टिकल में बात किया गया है, तो इसको भी समझ लेते हैं। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट सिंपल है, जो कि इतने एल्टीट्यूड पे होता है, और कम्युनिकेशन जो ट्रेडिशनल होता है इसी ऑर्बिट का इस्तेमाल होता है, यहीं सैटेलाइट भेजा जाता है। ठीक है, तो ये 35 या 36,000 किलोमीटर कह सकते हो अर्थ सरफेस से होता है ऊपर। लार्ज कवरेज इसका होता है, हाई लेटेंसी होता है, ये मैं समझाऊंगा अच्छे से। क्या है हाई लेटेंसी का मतलब, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, लेटेंसी का क्या मतलब होता है कि सिग्नल ट्रेवल्स एंड प्रोसेसेस विथ लेस डिले, ये है लेटेंसी का मतलब। आपने कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त को बोलते हो हेलो मोहित कैसे हो, ठीक है, और वो तुरंत रिप्लाई देता है, तो लेटेंसी क्या है, कम है। मतलब कि आपने जो बोला और वो जो आंसर आया वो कम समय में आया। मतलब जस्ट सपोज वो 2 सेकेंड में आपको जवाब दे रहा है, एंड जस्ट सपोज कि आप कोई और दोस्त है आपका, सूरज है, तो आप उसको बोलते हो हेलो सूरज कैसे हो, तो वो 2 सेकेंड के बजाय 8 सेकेंड ले रहा है रिप्लाई करने में, तो यहाँ लेटेंसी हाई है। समझ गए, सिंपल है। सो जो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है ना, इसकी लेटेंसी हाई है, ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, सिग्नल का ट्रेवल करना फिर प्रोसेस होके वापस आना, मतलब प्रोसेस में जो है थोड़ा डिले होता है एज कम्पेयर टू, मतलब कि मतलब अभी कंपेयर करेंगे आगे। फिर वी हैव मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इसकी ये हाइट होती है, ये रेंज है, इसके बीच में होती है एल्टीट्यूड, एंड यूज फॉर नेविगेशन सिस्टम, मॉडरेट लेटेंसी होती है। एंड देन वी हैव लो अर्थ ऑर्बिट, जिसकी एल्टीट्यूड इतनी होती है एंड लो लेटेंसी होती है, यही सबसे इसको अच्छा बनाता है, वन ऑफ द रीजन्स जिसकी वजह से सैटेलाइट इंटरनेट को एज एन ऑप्शन देखा, ऑल्टरनेटिव देखा जा रहा है ट्रेडिशनल सिस्टम से। स्मॉल सैटेलाइट्स आप भेजते हो कहाँ, लो अर्थ ऑर्बिट में, मतलब क्विकर डिप्लॉयमेंट्स एंड मतलब ईजिली आप डिप्लॉय कर देते हो, क्योंकि बहुत ऊपर नहीं भेजना है, बहुत हैवी मतलब सैटेलाइट भी नहीं होती है। सो बहुत सारे फायदे हैं इसके। अब लियो मेगा कॉन्स्टिलेशंस क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ, जैसे स्टारलिंक ने क्या किया, thousands of satellites providing near global coverage। ठीक है, each satellite is overhead for only a few minutes before, ठीक है, पासिंग टू द सिग्नल टू द नेक्स्ट बिफोर। देखो सिंपल है, मेगा कॉन्स्टिलेशन जो स्टारलिंक या ऐसे सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट जो सिस्टम है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजा जाता है कम डिस्टेंस पे, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट में, एंड वो रिवॉल्व करते हैं बहुत तेज स्पीड में। अब क्या होता है ना कि योर इंटरनेट डिस जो है वो कनेक्ट करता है विच एवर सैटेलाइट इज नियर यू, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से भी लेटेंसी जो है कम है स्टार सैटेलाइट जो इंटरनेट सर्विस जिस तरह से प्रोवाइड की जाती है। अब एप्लीकेशंस हम देख लेते हैं। इमरजेंसी कम्युनिकेशंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डिजास्टर रिलीफ में हम यूज़ कर सकते हैं, मिलिट्री ऑपरेशन, मतलब सिविल एंड मिलिट्रीली दोनों तरीके से हम इसको देख सकते हैं ना, अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया था। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिंग रूरल एरियाज, ऐसे जो डिफ़िकल्ट टेरेन होते हैं। एंड चैलेंजेस क्या हैं, सबसे पहले तो करेंट कॉस्ट आर हाई बट एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन विथ स्केल, अभी बहुत पैसे चाहिए। एंड दूसरा है नेशन सीट एज अ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट, मतलब प्रोस्पेक्ट्स में अगर देखें तो एसेट, इंडिया इज एडवाइज टू क्रिएट पॉलिसीज फॉर इंटीग्रेटिंग इट इनटू डिजिटल एंड इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज। ठीक है, सो लेट अस गो अहेड, नेक्स्ट चलते हैं। और आपको सैटेलाइट इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछेगा,
और इसकी एप्लीकेशन भी है मेंस में, तो आप इसको एज अ पॉइंटर यूज़ कर सकते हो अपने आंसर में, ठीक है। कि सॉल्यूशंस जो है रूरल एरिया को कैसे हम, या जो डिफ़िकल्ट टेरेन है या डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कैसे हम सैटेलाइट इंटरनेट को जो है प्रमोट करके, ठीक है, उसको अगर हम लाएँ तो उसको उसके बहुत अच्छे एप्लीकेशंस हैं कि हमारी लाइफ और ईज़ी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है द इंडियन एक्सप्रेस से है, सीबीएसई प्लान्स ओपन बुक एग्जाम्स, हाउ इज़ द फॉर्मेट हैज़ फेयर्ड, हाउ इज़ दिस इज़ हाउ द फॉर्मेट हैज़ फेयर्ड। तो इसको मैंने पूरा एनालाइज किया है। इसको आप जीएस पेपर 2 एजुकेशन प्रॉपर कीवर्ड है हमारे जीएस टू के जीएस पेपर 2 के सिलेबस में, यूपीएससी मेन सिलेबस में, ठीक है। सो एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, असेसमेंट मेथड्स में भी रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे हम बात करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बेसिस पे ही इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। क्या है? ओपन बुक एग्जाम्स, ये टॉपिक है, ठीक है। सो लेट अस सी कि सीबीएसई ओपन बुक एग्जाम जो कंटेक्स्ट क्या है कि सीबीएसई इंट्रोड्यूस करने वाला है क्लास 9 में फ्रॉम 2027 क्लास 9 में ओपन बुक एग्जाम्स सीबीएसई इंट्रोड्यूस करने वाला है। और ये डिसीजन जो फॉलो करता है, पायलट सर्वे कर रखा था नवंबर दिसंबर 2023 में इन सेलेक्टेड स्कूल, मतलब स्कूल्स में ऑलरेडी कर चुका था एक्सपेरिमेंट। एम सिंपल है कि शिफ्ट करना है फ्रॉम रोट लर्निंग। देखो, ओपन बुक एग्जाम लाने का सिंपल पर्पस है कि अभी जो एग्ज़ाम प्रोसेस है, हम क्या करते हैं, हमारा एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चैप्टर्स पढ़ते हैं, उसी चैप्टर्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन या जिस तरह से मेंस का क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो जिसमें आपको आंसर राइटिंग करनी होती है, इस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं। कभी कभी ऑरल भी, मतलब ऑरल भी होता है जहाँ पे आपको लिखना नहीं होता है, बोलना पड़ता है। तो इसमें क्या है ना, रोट लर्निंग मेमोराइजेशन पे बेस्ड एग्ज़ाम है, तो कहा जाता है कि उसमें ना क्रिएटिविटी कम हो जाती है। तो इसीलिए ओपन बुक एग्ज़ाम को एज टू ऐसे बोल सकते हैं हम कि क्रिएटिविटी को और बेटर करने के लिए, मतलब बच्चों में एबिलिटी जो है, बताओ तो एक चीज़ और क्वेश्चन आ रहा है कि रैशनल थिंकिंग जो है, ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर, बताओ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में, ये क्वेश्चन आपके लिए सेकेंड क्वेश्चन है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, साइंटिफिक टेम्पर एंड प्रॉपर आर्टिकल भी बताना, क्लॉज सब क्लॉज के साथ, ठीक है। सो मेमोराइजेशन से हम क्रिटिकल थिंकिंग की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस जो रिफॉर्म्स किया जा रहा है तो इसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ना तो सीबीएसई के हिस्ट्री में, ना तो मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में देखो तो फर्स्ट नोन, मतलब हांगकांग ने 1953 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, ये आर्टिकल में पूरा दे रखा है। एंड यूएसए यूके कंडक्ट करा है ट्रायल्स बिटवीन 1951 से 78 के बीच में, इसके फ़ायदे को समझने के लिए, मतलब पूरा इसको इस पर स्टडी कर रहा है, ठीक है। इंडिया में सीबीएसई इंट्रोड्यूस जो है इसको 2014 में सेलेक्टेड कुछ सब्जेक्ट्स में इंट्रोड्यूस करा था सीबीएसई ने, बट स्क्रैप कर दिया 2017 में ड्यू टू द इनएबिलिटी टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। मतलब कि उसमें इस तरह का इशू आया तो इसको बंद कर दिया। लेकिन इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं। तो एक तरह इंकरेज करता है एप्लीकेशन ऑफ, हाँ एक चीज़ है कि ओपन बुक एग्ज़ाम आपको क्या क्या होता है कि देखो, ओपन बुक एग्ज़ाम allows students to use approved materials, आपको दिया जाएगा such as textbooks and class notes during an assessment rather than mainly testing their memory। ये है, मतलब आपको एक अप्रूव दिया जाएगा बुक, स्टडी मटेरियल, नोट्स, उसी से आपको एक टाइम दिया जाएगा, मतलब लिमिटेड टाइम में आपको बिठा के वो पेपर लेंगे कि आपको खुद से खोजना है, सर्च करना है एंड देन आंसर लिखना है, ठीक है। क्या याद करके आए हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसके एडवांटेजेस जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या है, तो सबसे पहले कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करने में मदद करता है। फिर रिड्यूसेस एग्जाम स्ट्रेस, क्लोजर टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इनकरेज करेगा फैमिलियरिटी विद द रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन फाइंडिंग स्किल्स, हमारी और बेटर होती है, जैसे हम गूगल करते हैं ना, तो वो उसी तरीके से हम सर्च करते कहाँ क्या है। एंड जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जो रिप्लेस करता है 1986 वाला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, तो हॉलिस्टिक एंड डीपर लर्निंग हो, ये गोल है इसके अंदर, उसी को लेकर इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस ऑन मटेरियल्स इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये भी एक इशू है।
ठीक है। एंड दूसरा, पुअरली डिजाइंड क्वेश्चंस में स्टिल लीड टू रूट बेस्ड आंसर्स। यस, क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो तभी होगा ना कि क्वेश्चंस भी उस तरह से आप फ्रेम करो इन एग्जाम्स में, ठीक है। और जो आज यूपीएससी का प्रिपरेशन है ना, ओवर रिलायंस है ऑन मटेरियल्स इंस्टीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों को होता है ना कि ये मिल जाए वो मिल जाए, बस नोट्स 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 नोट्स, बट इसके भी नोट्स बना लो उसके भी नोट्स बना लो, बट क्या इसका फ़ायदा है? उसको जमा करने का तो कोई पॉइंट नहीं है। और ब्रेन की जो है रिटेन करने की कैपेसिटी लिमिटेड है, रिवीजन के लिए आपके पास टाइम भी लिमिटेड होता है, तो क्यों ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए। और न्यूज़पेपर इतना अच्छा सोर्स है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर चीज़ नहीं जॉट डाउन कर सकते, जो कर सकते हो मेंस के लिए मैं खुद बताता हूँ, ठीक है। एंड मल्टीपल जो टाइम्स है ना, एक ही न्यूज़ आता है मल्टीपल टाइम्स, जैसे मैंने इन्फ्लेशन पे कई बार बात कर चुका हूँ, या हमारे लोकसभा वाले जो प्रोसीजर है किस तरह से लोकसभा या राज्यसभा के थ्रू रिमूव किया जाएगा टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज, ये सारी चीज डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो क्या देखो, अब मैं रिवीजन बार बार करूँ, उससे बेटर है कि जब मैं न्यूज़पेपर फॉलो करता हूँ तो ये चीज़ें रिपीट होती है, तो ऑलरेडी रिवीजन हो रही है। तो इस प्रोसेस में अगर अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करूँ रैदर नोट्स इकट्ठे करने पे, तो फ़ायदा होगा। मतलब यही तरीका है और यही लॉन्ग टर्म में आपके लिए काम देगा, ठीक है। बट रेलिवेंट चीज़ें पे अंडरस्टैंडिंग बनानी है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सिलेबस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, सो और डिसएडवांटेजेस में देख लेते हैं। टाइम प्रेशर रिमेन्स इफ स्टूडेंट्स आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है ना। रिक्वायर्स मतलब प्रेशर तो आ ही गया ना, बच्चों पे प्रेशर ना आए इसीलिए ये चीज़ें हम ला रहे हैं, ठीक है। रिक्वायर्स टीचर ट्रेनिंग फॉर इफेक्टिव, अब टीचर्स भी आपके ट्रेंड होने चाहिए, जो कि अभी के प्रोसीजर के हिसाब से नहीं है। एंड स्टूडेंट्स आर अनफैमिलियर है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना रोट लर्निंग, जो मेमोराइजेशन वाले एग्जाम के बारे में जानते हैं, तो वो भी नहीं जानते हैं, तो उनको भी इंट्रोडक्शन के टाइम में थोड़ा इशू आ सकता है। अब रिसर्च इनसाइट जो है नॉर्वेजियन जो स्टडी हुआ 2020 में, सॉरी 2000 में, तो इम्प्रूव करता है अंडरस्टैंडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ओपन बुक एग्जाम्स एंड इंडियन स्टडीज जो है, अनफैमिलियरिटी एंड लैक ऑफ प्रिपरेशन रिड्यूस इफेक्टिवनेस। कॉन्क्लूजन सिंपल समझ लो कि सीबीएसई मूव इज सिग्निफिकेंट एंड शिफ्ट इन असेसमेंट कल्चर, ठीक है। सक्सेस विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन क्वालिटी, टीचर वही है, जो इश्यूज हैं चैलेंजेज है उसी को कंक्लूजन मैंने से बनाया। एंड मेंस क्वेश्चन आपके लिए ये है आज का प्रैक्टिस करने वाला, कि क्रिटिकली आपको एनालाइज करना है कि ओपन बुक एग्ज़ाम्स जो हैं आपको सीबीएसई का जो ये नया इंट्रोडक्शन है इंडियन एग्जाम प्रोसेस में, इस पे क्वेश्चन मैंने बनाया। यहाँ GS2 में ऐसे क्वेश्चन दिख सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, तो एक नया ये तरीका है, तो मे बी देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी मेंस के लिए खास करके। नेक्स्ट आर्टिकल और द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडे इज, गवर्नमेंट फेल्स टू ट्रांसफर इतना लाख 3.69 लाख करोड़ सेस टू डेजिग्नेटेड फंड्स। तो CAG कंटेक्स्ट दे देता हूँ, CAG द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनका बता देना मुझे कि आज का थर्ड क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, टाइप करना है। एंड द क्वेश्चन इज, आपको बताना है कि कैग के लिए जो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं एंड क्या कैग रीअपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। सो कंटेक्स्ट ये है कि कैग ने अभी पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है, तो पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट टेबल किया जिसमें बताया कि यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फेल होती है टू ट्रांसफर 3.69 लाख करोड़ रुपीस सेस। सेस क्या है इसको समझेंगे आगे, ये मैंने प्रॉपर ये बताया है। सेस जो है ना, उसको कलेक्ट करके जिस पर्पज से उसको कलेक्ट किया गया उसको ट्रांसफर नहीं किया गया, ठीक है। सेस कलेक्शंस टू द डेजिग्नेटेड फंड्स फॉर विच दे वर लेविड, द शॉर्टफॉल स्पेंस डिकेट्स स्टार्टिंग, मतलब ये पूरा हिस्ट्री आ गया। एंड एफेक्ट्स फंड्स फॉर इन्वेस्टर, अब जैसे एजुकेशन के लिए आपने सेस लाया, आप लोगों के इनकम पे सेस लगा रहे हो, तो वो जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच नहीं रहा है, तो फिर लगाने का पर्पस फिर डिफीट होता है ना। सो हम समझेंगे कि टैक्स क्या होता है, सेस क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है। तो सिंपल है, कंपलसरी चार्ज ऑन इनकम गुड्स सर्विसेज। देखो टैक्स तो पता ही है ना कि आपके इनकम के ऊपर लगता है, और एग्जाम्पल्स आपके पास भरे पड़े हैं, ठीक है। डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, बहुत तरह से क्लासीफाई होता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेन है, तो डायरेक्ट में इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट में GST,
ठीक है। अब वी हैव सेस क्या होता है, अ टैक्स ऑन टैक्स इम्पोज फॉर स्पेसिफिक नेम्ड पर्पस। देखो सिंपल है, टैक्स का जो मतलब जैसे सपोज सॉरी, आपका जो इनकम है, इनकम पे जो आपका टैक्स बना टोटल, जैसे जस्ट सपोज किसी का टोटल टैक्स बना, उस पे लगेगा सेस एंड सरचार्ज, ये ध्यान रखना है। जस्ट सपोज 1 लाख का मेरा पूरा साल का टैक्स मुझे देना है टू द गवर्नमेंट मेरे इनकम पर। अब सेस एंड सरचार्ज इस 1 लाख पे लगेगा। मेरा नेट जो ग्रॉस इनकम है इस साल का जस्ट सपोज 15 लाख रुपीज़ है और मुझे 1 लाख टैक्स देना है टू द गवर्नमेंट। तो 15 लाख पे नहीं सेस या सरचार्ज लगेगा, 1 लाख पे लगेगा। सबसे पहले ये समझना है। अब टैक्स ऑन टैक्स है तो क्या है कि स्पेसिफिक नेम्ड पर्पस की वजह से ये लिया जाता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ या स्वच्छ भारत से है, या किसानों को की मदद की जाए, अलग से हम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं लोगों से, ठीक है। एंड कैलकुलेटेड ऑन द टैक्स अमाउंट, ठीक है। टैक्स अमाउंट अगेन कहा, ना कि इनकम अमाउंट पे ये बात हो रही है। पेड बाय ऑल टैक्स पेयर्स विद द टैक्स लाइबिलिटी। टेम्परेरी होता है, जब इसको जिस पर्पस के लिए लाया जाता है, अगर पर्पस पूरा हो गया तो वापस हम कर लेते हैं। नॉट शेयर्ड विद द स्टेट्स, रिटेन बाय द सेंटर फॉर द स्टेट जो पर्पस है। एंड एग्जाम्पल में एजुकेशन से, हेल्थ, अच्छा ये रिपीट हो गया, ठीक है। स्वच्छ भारत से, फार्मर्स कह सकते हैं, एग्रीकल्चर सेस कह सकते हैं। फिर सरचार्ज क्या है, सेस देख लिया, टैक्स देख लिया, सरचार्ज क्या है, सिंपल है कि आप जिस भी स्लैब में हो रहते हो, इनकम टैक्स वाले स्लैब में रहते हो, अगर आप एक ऊपर स्लैब चढ़ते हो तो आप जितना इनकम आपका जो टैक्स अमाउंट है ना, उस पर एक्स्ट्रा और आपको पे करना पड़ेगा। और ये किसी मतलब कि आपका इनकम जब बढ़ता है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट टैक्स पे करना है, बट जितना इनकम बढ़ रहा है, जिस स्लैब में रखा गया है, एक होता है ना 10%, 15%, जस्ट सपोज 15% में आप आ गए तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उस टैक्स वाले अमाउंट पे। आप पहले 10% में थे, वो नहीं लग रहा था, आप 15 या 30% पे आप चले गए तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आपकी इनकम बढ़ती है, आपका टैक्स स्लैब डिफरेंट मतलब कि आप डिफरेंट टैक्स स्लैब में मूव करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ठीक है। An extra charge on tax mainly on the high income individuals, companies above a set threshold, ठीक है। प्रोग्रेसिव इन नेचर, गोज टू द कंसोलिडेटेड जो फंड है इंडिया विदाउट ईयर मार्किंग, नॉट सेट विद द स्टेट्स। एग्जाम्पल्स में 10 पॉइंट इतना सरचार्ज ऑन, ठीक है। अब इससे रेलिवेंट टू दो आर्टिकल्स है, 270, 271, ठीक है। इसको आप देख लीजिए। सेंटर शेयर्स टैक्सेस विद द स्टेट्स, बट सेस एंड सरचार्ज जो है ना एक्सक्लूडेड होता है, मतलब सेंटर के डिस्क्रिप्शन पे है, मतलब ज़रूरी नहीं कि सेंटर शेयर करेगा, बट टैक्स पूल का पार्ट नहीं है ये, ठीक है। सेस एंड सरचार्ज मस्ट बी फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस एंड सेंटर कीप्स फुल प्रोसीड्स। सेस का पूरा प्रोसीड सेंटर रखती है। आर्टिकल 271, पार्लियामेंट कैन लेवी सरचार्ज ऑन सर्टेन टैक्सेस, फुल प्रोसीड्स गो टू द सेंटर, नो ईयर मार्क पर्पस, ठीक है। इसको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, बट आपके लिए ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आज का ये क्वेश्चन है, देख लो, पॉज करो, आंसर करो, ठीक है। मैं थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ, हमारा द डायमेंशन फैक्ट्री आने वाला है, ठीक है। इसको भी पॉज कर लो। कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, 12 अगस्त का, अगर आपने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है तो ये इसका आंसर है 1 का बी, 2 का बी, 3 का बी, 4 का बी एंड 5th का ये है आपका आंसर, ठीक है। आते हैं द मोस्ट, क्या कह सकते हो, बहुत सारे बच्चे इतने पॉजिटिव कमेंट करते हैं। हाँ, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो इनिशिएटिव है फ्री इनिशिएटिव है, और मैक्सिमम जो है हम सोच रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों के साथ या जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो एक तो लाइक तो कर ही दो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, वो सारी चीज़ें तो है ही। इसके साथ साथ जो थोड़ा मेहनत है और लोगों के पास पहुँचे, अगर आपको लगता है कि अच्छी क्वालिटी है, कंटेंट जो है, कई लोग बोलते हैं प्रीमियम कंटेंट है और इतने कम समय में, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। कल का क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है। क्या है क्वेश्चन? सिंपल है कि मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन दिया था
एक मिनट में, फेक प्रॉमिस वाला है, हाँ। विदाउट एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अ फेक प्रॉमिस। ये है आज का आपका क्वेश्चन। ये कल ही करवाना था, पर हो नहीं पाया, मुझे बोलने में दिक्कत आ रही थी। तो परसों जो मैंने करवाया था, आप लोग अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लो। तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे हम जीएस के सब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 4 जो मेंस का है, और सॉरी, जीएस के जो पेपर्स हैं और पेपर्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उसको कैसे यूज़ करके हम डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं किसी क्वेश्चन के लिए। अब इस क्वेश्चन में, आज के क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि पॉलिटी का अगर क्वेश्चन है, ठीक है, तो पॉलिटी के सब्जेक्ट में जो की पॉइंट्स हैं या जो भी सिलेबस में दे रखा है, जैसे इसको यूज करके हम आंसर पे पहुंचेंगे, डायमेंशंस क्रिएट करेंगे, ये मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो विदाउट एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अ फेक प्रॉमिस। ये क्वेश्चन मार्क है, कैसे? तो सबसे पहले इस पहले पॉइंट में हम जाते हैं, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। आप लोगों को पता होगा ब्रिटिश एरा में जो लॉज आते थे, तो आपको पता होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो आया था, उसमें बोला गया था कि फेयर ट्रायल होगा, ठीक है। लॉ तो बना दिया, फेयर ट्रायल की बात भी कर दी, बट जब इस लॉ की एग्जिस्टेंस थी तब ही, जैसे चापेकर ब्रदर्स, जो प्रोसेस होता है नेचुरल जस्टिस का, उसको फॉलो नहीं किया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया कुछ ही दिनों में, मतलब पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जो जुडिशरी थी वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, ठीक है। जुडिशरी जो थी इंडिपेंडेंट नहीं थी। एग्जीक्यूटिव जो है ना, प्री इंडिपेंडेंस एरा में, वो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया और इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव कर रही है, बट एग्जीक्यूटिव के पास एक्स्ट्रा पावर्स थे प्री इंडिपेंडेंस एरा में। तो उसकी वजह से जुडिशरी, अगर आप जुडिशरी में जाते भी, केस भी दायर करते, जिस तरह से आज किया जाता है, पिटिशंस डाले जाते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होगा या होता, फेयर ट्रायल हुआ ही नहीं। सो क्यों क्यों क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था एंड जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं थी। तो नीड थी ना, जो हमने इंडिपेंडेंस एरा में समझा। तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से हम यही समझ सकते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स जनरेट करने की मैं बात कर रहा हूँ। फिर नेहरू साहब ने जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी की बात कही, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जस्टिस की भी बात की। तो वो भी मानते थे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हमें इसकी ज़रूरत है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इवोल्यूशन में अगर में हम देखें, या फीचर्स में अगर इन पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स से बहुत समय लग जाएगा, मतलब मल्टीपल पॉइंट्स बन जाएंगे। अगर हम, हाँ, इवोल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो वी हैव, मतलब इवोल्यूशन में ही मैं कनेक्ट कर सकता हूँ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। नेक्स्ट कीवर्ड फीचर्स की बात करें, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है फीचर, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की? रिटेन है, रिजिट है, ठीक है। अब मैं कनेक्ट करता हूँ अमेंडमेंट से इसको। तो रिटेन और रिजिट होने की वजह से, जहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जैसे आज देख लो, हमने इतना बड़ा आर्टिकल डिस्कस किया, पहला आर्टिकल, जिसमें कि कैसे जुडिशरी जो है, एक जज को हटाना कितना मुश्किल है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो मेंटेन हो, ठीक है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स जो होते हैं ना, जो पास होते हैं, लेजिस्लेचर पास करती है, तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल श्रेया सिंह केस आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो सेक्शन 66A है आईटी एक्ट 2000 का, ठीक है, 2000 का। तो इसमें जो है ना, मिसयूज किया जाता था कि अगर आप सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज करते हो गवर्नमेंट को, तो आपके ऊपर वो देशद्रोह टाइप का केस चला देती थी बहुत सारी। जस्ट सपोज आप किसी गवर्नमेंट को, किसी पार्टी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हो, तो उनको, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो जो फीचर्स है हमारे पास दिए गए हैं, जुडिशियल रिव्यू का इनहेरेंट फीचर्स है, तो उसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं एंड जो प्रोमिसेस हमने की थी, एक बेहतर लाइफ देने की, इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी इनहेरेंट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बरकरार रहे, ये सारी चीज़ें। डेमोक्रेसी में क्या होता है? फ्री स्पीच, आर्टिकल 91।
तो ये सारी चीज़ें रहें, तो इस इन फीचर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। फिर अमेंडमेंट्स जो करते हैं, जिसमें कि जैसे फॉर एग्जांपल जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें क्या हुआ कि जुडिशियल रिव्यू करने की जो पावर थी ना, उसको वीकेंड कर दिया गया था। ठीक है, तो फिर मिनर्वा मिल्स केस ना, उसके थ्रू जो है जो पावर है उसको रीस्टोर किया गया था। सो द पॉइंट इज, इन सारे टॉपिक्स को हम यूज़ कर सकते हैं, इन सारे कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं पॉइंट्स जनरेट करने में। ठीक है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग के बारे में बता चुका हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर भी आपको पता है कि कैसे उसको हमने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा, तभी तो ऐसे डॉक्ट्रिन आया है, एंड इस डॉक्ट्रिन की वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी बरकरार रख पाते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड में चलते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फेडरल स्ट्रक्चर। आपको पता है जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी तो सेंटर स्टेट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी वजह से, तो एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर उसका रोल होता है। एंड टेल मी वन आर्टिकल जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। जुडिशरी कह सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी का सबसे ऊपर वाला, मतलब हायरार्की में सबसे ऊपर वाला अंग कह सकते हो। सो फेडरलिज्म भी बरकरार रहता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक तरह से फेडरलिज्म के प्रोविजंस कर रखे हैं ना, ऑल्दो एक भी वर्ड लिखा नहीं है, पर कर तो रखे हैं ना। सेंटर और स्टेट दोनों के पास स्टेट लिस्ट एंड सेंट्रल जो यूनियन लिस्ट होता है उस तरीके से है, और कॉन्करेंट लिस्ट तो वो भी है। एंड द आर्टिकल इज 131 है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड है SOP, सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो इस केस में भी हम सोच सकते हैं कि कैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है इम्पॉर्टेंट है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स, एक जो ऑर्गन है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उसके हाथ में ना आए। अभी तो जुडिशरी के को कोड में रख रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं, तो लेजिस्लेचर के हाथ में ना आए या एग्जीक्यूटिव के हाथ में ना आए। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इसीलिए इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिकली आर्टिकल 50 में भी लिख रखा है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। ठीक है, फिर वी हैव द फोर्थ पॉइंट इज कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद द अदर कंट्रीज। यहाँ पॉइंट जनरेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट मैं यहाँ आपके लिए और इजी कर देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे तो मल्टीपल सब पॉइंट्स निकल सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। फोर्थ वन इज, पाकिस्तान में जो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान में, बट कॉन्स्टिट्यूशन रहने के बावजूद जो जुडिशरी है वो वीक है, उसकी वजह से आप मल्टीपल टाइम्स कू दिखता है पाकिस्तान में। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होने का, कॉन्स्टिट्यूशन रहने के बाद भी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहने के बाद भी कोई पॉइंट है? उसको प्रूव कर रहा है ना पाकिस्तान का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम। एंड अगर कंपेयर करें हम USA से, तो वहाँ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और वहाँ जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको ऐसा नहीं जो ब्रेकडाउन दिखता है पॉलिटिकल क्लास, पॉलिटिकल जो क्या कह सकते हैं हम, ऐसा कह सकते हैं पॉलिटिकल जो, मतलब वो आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, अभी पॉइंट्स जनरेट नहीं हो पा रहे, मतलब दिमाग में सर्दी कह लो या जो भी कह लो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखो, पार्लियामेंट और स्टेट, पार्लियामेंट्री सिस्टम है हम फॉलो करते हैं, तो इसमें जो प्रोसीजर होता है वहाँ भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मेजोरिटेरियन रूल ना हो जाए, तो वी हैव सीन ना स्पीकर को लेकर कितने डिसीजंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तभी जल्दी से स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग हो, एंटी डिफेक्शन के अगर कंटेक्स्ट में कहे तो। ठीक है, सो फिर उसके बाद वी हैव स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो वही है, सेपरेशन ऑफ पावर से ही इसको कनेक्ट करके हम देख सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ जनरेट हो सकता है तो कर लेना। फिर वी हैव सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। आपको पता है कि एक ही एक्ट है जो हमारे सिलेबस में है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का हम सोचते हैं ना, उसका हम एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। जो वी हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 क्लॉज 8 सब क्लॉज 3, जिसमें कहा जाता है कि इम्प्रिजनमेंट हो जाता है, कॉन्विक्शन हो जाता है, तो उसके 6 साल के बाद, आप जब प्रोसेस पूरा कर लोगे, आपके जेल में जितने दिन रहते हो, सजा जितने दिनों की हुई, तो उसके 6 साल के बाद आप चुनाव लड़ोगे, तब तक में आप नहीं लड़ सकते हो। एंड सेक्शन 8 क्लॉज 4, ठीक है, इसमें क्या है कि मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या था, है नहीं था, इसमें था कि
कॉन्विक्शन के बाद भी आप 3 महीने के अंदर अगर रिव्यू के लिए केस या अपर जो जुडिस हायरार्की है ऊपर जाते हो तो आप तब तक के लिए रोक सकते हो। तो मतलब कि किसी के ऊपर कॉन्विक्शन कर दिया है कोर्ट ने साबित, तो आपकी सदस्यता नहीं जाएगी एंड आप जो ये पूरा बार हो जाते हो इलेक्शन लड़ने से। ये एट जो सेक्शन 8(3) में है, क्लॉज 3 में, वो आप पे लागू नहीं होगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी का पास जो पावर है उसको यूज़ करते हुए बोला है, मतलब स्ट्राइक डाउन कर दिया इस प्रोविज़न को, एंड इलेक्शन प्रोसेस फ्री फेयर रहे, जनता के हित में रहे। तो लिली थॉमस केस 2013, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं आरपीए के एस्पेक्ट में भी। फ्री फेयर इलेक्शन तो छोड़ो, आरपीए स्पेसिफिकली के लिए मैं ये पॉइंट जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट्स ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अब बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, खास करके इलेक्शन कमीशन या और भी पोस्ट है। तो देखो अपॉइंटमेंट प्रोसेस में भी सुप्रीम कोर्ट ने रिफॉर्म करने की कोशिश की थी ना। जजमेंट बता सकते हो, अनूप बर्नवाल 2023, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट जो है वो मतलब कि बायस्ड ना हो, या बोलते हैं ना फेवरेटिज्म ना हो, ऐसी चीज़ें ना हो, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जिसकी वजह से इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर रहेगा, तो ये भी कर सकती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की वजह से। जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का भी पार्ट है, मतलब वन ऑफ द फीचर्स है। एंड देन स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। सिंपल है, इसमें मैं यही बोलूँगा कि जैसे कि कोर्ट की बैकिंग चाहिए। ये जो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ कह लो या स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कह लो, जैसे फॉर एग्जांपल एनएचआरसी है, ठीक है, तो वहाँ भी कोर्ट की बैकिंग चाहिए। तो वो अगर नहीं रहेगा तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो नीड कोर्ट ऑर्डर्स टू बी इफेक्टिव। सो मैंने बस सिलेबस यूज़ किया है, आप इस पार्ट को ना फिर से सुनना, समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हो सकता है आप एक बार में ना समझो, बट इस पार्ट को रिपीटेड मोड में सुनना एंड देखना कि चीज़ें कितनी इजी हो जाती है अगर हम समझदारी से चीज़ें करें, एंड यही करते हैं टॉपर्स। ठीक है, सो दैट्स इट। मिलते हैं कल। इस क्लास को और लोगों को भी भेजिए, अगर हो सकता है तो रिकमेंड कीजिए, लाइक कर दीजिए। एंड आज मैं थोड़ा स्लो था, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि बोलने का थोड़ा सा इशू है। बट मैं कोशिश करूँगा जैसे ही मैं ठीक हो जाता हूँ। और आज बहुत मुश्किल हुई है, सच कहूँ तो अर्ली मॉर्निंग से ही सब कुछ कर पाना हैज़ बीन वेरी डिफ़िकल्ट। सो दैट्स इट। मिलते हैं कल, ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।